देखेंगे बालकृष्ण भट्ट का जो पाठ था बातचीत, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें टोटल आपका 70 प्रश्न दिया गया है, जिसमें बातचीत पाठ का सभी अंदर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में लेखक परिचय को भी जोड़ा गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है बातचीत पाठ, यानी जो बातचीत जो शीर्षक जो पाठ था उसका निबंधकार कौन थे। तो देखो जयप्रकाश नारायण है, उनके द्वारा संपूर्ण क्रांति पाठ लिखा गया था। मोहन राकेश है, उनके द्वारा सिपाही की माँ पाठ को लिखा गया था। नामवर सिंह है, इनके द्वारा जो प्रगीत और समाज लिखा गया था। यानी जो बालकृष्ण भट्ट है, इनके द्वारा पाठ को लिखा गया था बातचीत पाठ, यानी पहला का हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट जो किस युग के रचनाकार है। देखो आपके टोटल किताब में 4 युग के बारे में चर्चा किया गया है। सबसे पहले जो भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग से बालकृष्ण भट्ट संबंधित है। कौन संबंधित है? बालकृष्ण भट्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत जो पाठ है वह किसके द्वारा लिखा गया, यानी जो बातचीत पाठ है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो बातचीत लिखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बातचीत गद्य के कौन सी विद्या है। तो देखो ये जो बातचीत पाठ है वह गद्य के जगह पे क्या दे सकता है? साहित्य दे सकता है। क्या दे सकता है? साहित्य। कि बातचीत जो पाठ है वह साहित्य की कौन सी विद्या है, तब बोलिएगा ललित निबंध। कौन सी विद्या? ललित निबंध। कभी कभी क्या होता है कि ललित निबंध नहीं देकर इसकी जगह पर सिर्फ निबंध दे देता है। क्या देता है? निबंध। तो अगर बातचीत पाठ की विद्या पूछता है, अगर आपका ललित निबंध नहीं देगा तो आपका निबंध दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 30 जून 1844। अगर इनका निधन पूछता है तो इनका निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 में इनका निधन हुआ था। ठीक है ना। तो जन्म हुआ था 23 जून 1844 और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 में। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पे है। तो देखो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पे है, तो उनका निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 7वां, बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुई थी। देखो जन्म पूछेगा तो कब था? 23 जून 1844। ठीक है ना। जन्म कब था? 23 जून 1844। और यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 20 जुलाई 1914 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो देखो यहाँ पे इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो पेशा से क्या थे। ठीक है ना। यानी वह पेशा से क्या थे, तो अब बोलिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिता है वो पेशा से एक व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन आ गया कि बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है वो पेशा से क्या थे। तो इनके जो पिताजी जो थे वो पेशा से व्यापारी थे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के जो माता का नाम था वह क्या था, यानी बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। क्या नाम है? पार्वती देवी। और इनकी जो माता है यानी जो पार्वती देवी जो है वह क्या है? तो वह सुसंस्कृत महिला है। क्या है? सुसंस्कृत। ठीक है ना। सुसंस्कृत महिला है। ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। और बालकृष्ण भट्ट की जो माता है वह प्रवृत्ति से कैसी है? तो सुसंस्कृत महिला है। 11वां क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के माता जो थी वह थी, यानी बालकृष्ण भट्ट के माता क्या थी? चिकित्सक थी? नहीं। चिकित्सा थी? नहीं। वह क्या थी? तो एक सुसंस्कृत महिला थी। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि या फिर कह सकता है कि अध्ययन की लालसा जो है वह किसने जगाई थी। तो उनकी माता। किसने जगाई थी? उनकी माता। या फिर सीधे उनकी माता का नाम दे सकता है पार्वती देवी। क्या दे सकता है? पार्वती देवी। यानी आप लोग देखें कि उनके माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट जो है वह हिंदी नामक, ठीक है ना, आपको बताए थे जब हम कल चर्चा कर रहे थे लेखक परिचय में कि बालकृष्ण भट्ट जो है वह हिंदी प्रदीप नामक, ठीक है ना, वो मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे। कब निकालना प्रारंभ किए थे? 1877 में। ठीक है ना। और पूछा है किसकी प्रेरणा से निकालना प्रारंभ किए थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से निकालना हिंदी प्रदीप को वह प्रारंभ किए थे। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि
हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, ठीक है ना। एक और आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हिंदी प्रदीप क्या था, तो एक मासिक पत्रिका था। क्या था? मासिक पत्रिका। यह किसके द्वारा निकाला गया था? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1877 में। किसकी प्रेरणा से निकाला गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से यह निकाला गया था, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप जो नामक पत्रिका है, मासिक पत्रिका, उसको कितने वर्षों तक चलाते रहे? 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। कितने वर्षों तक? तो वो 33 वर्षों तक उसको चलाते रहे थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप क्या था। देखो, तो हिंदी प्रदीप क्या था? तो एक मासिक पत्रिका। हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्रिका था उसको निकालना किसने प्रारंभ किया था? तो बालकृष्ण भट्ट। किसने प्रारंभ किया था? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जो हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चलाते रहे थे? तो कितने वर्षों तक? तो 33 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। बालकृष्ण भट्ट की पहली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी शब्दकोश नहीं, हिंदी प्रदीप। तो हाँ, उनकी मासिक यानी जो पहली मासिक पत्रिका था उसका नाम क्या था? हिंदी प्रदीप था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक यानी जो हिंदी प्रदीप जो नाम का जो मासिक पत्रिका था उसको निकालना कब प्रारंभ किए थे? तो 1877 में। देखो, 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किए थे। 1885 में जो है वह CAV स्कूल में जो है वह संस्कृत का अध्यापन किए थे। 1867 में जो प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। और 1877 में जब क्या किए थे? हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्रिका निकलना प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप जो नामक मासिक पत्रिका था यह किसकी प्रेरणा से, यानी आपको बताएं कि वह किसकी प्रेरणा से निकालना प्रारंभ किए थे? तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से निकालना प्रारंभ किए थे। किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका को निकालना प्रारंभ किए थे। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट को, ठीक है ना, किसको? बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन की श्रेणी में किसने रखा है? तो देखो, इसमें पूरा पॉइंट आप समझिएगा। सबसे पहले पूछेगा कि अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन की श्रेणी में किसको रखा गया? बालकृष्ण भट्ट को। किसने रखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ये देता है कि बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके श्रेणी में रखा है? तो यहीं स्टील और, ठीक है ना, स्टील और एडिशन की श्रेणी में रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना, निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा है? तो आपको अभी जस्ट इसके पहले बताए हैं कि अंग्रेजी के एडिशन की श्रेणी में, अंग्रेजी के स्टील की श्रेणी में, यानी इसके आंसर क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजी के जो है वह एडिशन और स्टील दोनों के श्रेणी में, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट को किसने, ठीक है ना, यहाँ पे पूछ रहा है किसने निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन की श्रेणी में रखा है? तो किसने रखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अच्छा देखिए, आपको बताए थे कि 1877 में, कब? 1877 में जो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकलना प्रारंभ किए थे वह किसकी प्रेरणा से निकलना प्रारंभ किए थे बालकृष्ण भट्ट? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो उनके प्रेरक व्यक्ति कौन हुए? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, ठीक है ना। तो आपको इसमें लेखक परिचय में एक आपको पॉइंट बताए थे तिथि वाला सेक्शन में कि 1886 में, कब? 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर की क्या किया था? आलोचना किया था। क्या किया था? आलोचना। तो वहीं पूछ रहा है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की। और ये भी दे सकता है
कि बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास की जो रचना संयोगिता स्वयंवर है उसकी आलोचना कब किया था? 1886 में। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब की थी, यानी वो वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब किए थे? 1981 गलत है, 1972 ये भी गलत है, यानी हो जाएगा 1881 में। ठीक है ना, कि बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब की थी? 1881 में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का एडिशन, ठीक है ना, देखो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि हिंदी साहित्य का एडिशन या फिर स्टील, ठीक है ना, एडिशन या स्टील किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। किसने कहा है? तब बोलेंगे रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? आपको एक पॉइंट बताएं कि बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। और वहीं पूछ रहा है कि निबंध लेखन की दृष्टि से जो भारतेंदु युग था वह कैसा था? तो वह प्रगतिशील था। कैसा था? प्रगतिशील था। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, ये जो बालकृष्ण भट्ट है वह किस काल के रचनाकार है? देखो अगर काल पूछेगा तो आपको बताए थे आधुनिक काल, यदि युग पूछेगा तो क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। अगर शताब्दी पूछता है तो क्या हो जाएगा? 20वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा? 20वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो भट्ट निबंध माला है, ठीक है ना, जो बालकृष्ण भट्ट जितने भी निबंध लिखे हैं वो सभी एक संग्रह में प्रकाशित है जिसका नाम है भट्ट निबंध माला। ये जो भट्ट निबंध माला है, ठीक है ना, ये कितने खंडों में प्रकाशित है? तो कितने खंडों में प्रकाशित है? 2 खंडों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट 1869 से 1875 तक किस स्कूल में अध्यापन का कार्य किए थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो है 1869 से 1875 तक वो प्रयाग के मिशन स्कूल में, किस स्कूल में? प्रयाग के मिशन स्कूल में वह अध्यापन का यानी पढ़ाने का वह कार्य किए थे। और ध्यान रखिएगा कि 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में वह एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयाग के मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट कब से कब तक अध्यापन कार्य किए? उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है कि प्रयाग के मिशन स्कूल में जो बालकृष्ण भट्ट थे वो कब से कब तक अध्यापन का कार्य किए थे? तो 1869 से, सॉरी ये वाला नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1869 से 1875, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 1869 से 1875 तक उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी ये टोटल आपका जो 30 क्वेश्चन हुआ, कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन हुआ। 31 क्वेश्चन आपका लेखक परिचय का था। अब यहाँ 31 नंबर से हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं वो आपका पाठ के अंदर का है, यानी सारांश से जो लिया गया है क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका थोड़ा सा हम पेन बदल लेते हैं, 1 मिनट। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि वाक शक्ति के बिना, ठीक है ना, किसके बिना? वाक शक्ति। वाक शक्ति का अर्थ क्या होता है? बोलने की शक्ति। तो पूछ रहा है कि वाक शक्ति के बिना जो सृष्टि है वह कैसी लगती है, कैसी प्रतीत होती है? तो वह जो सृष्टि है वह कैसी प्रतीत होती है? तो सृष्टि जो है वह गूंगी प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? गूंगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किसके न होने से सृष्टि यानी जो दुनिया है वो गूंगी प्रतीत होती है? तो किसके न होने से? वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब क्या होता है? बोलने की शक्ति। क्या होता है? बोलने की शक्ति। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? देखिए तो आपको एक हम पॉइंट बताए थे कि हमारे अंदर जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, क्या जमा रहता है? मवाद या धुआं। तो हमारे अंदर जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। तो इसका आंसर क्या देगा? मवाद या धुआं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। 34 नंबर में है कि संवाद। देखो संवाद क्या होता है? तो जब हम 2 आदमी आपस में बातचीत करते हैं उसे हम संवाद कहते हैं। तो इस संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इस संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है आपका आत्मीयता। ठीक है ना, क्या है? आत्मीयता। अगला क्वेश्चन है
कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग सी मानी जाती है? तो कितने लोगों की बातचीत को? तो 3 लोगों की, ठीक है ना। कितने लोगों की? 3 लोगों की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। किस शक्ति के बिना सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो किस शक्ति के बिना? तो ये आपका वाक शक्ति के बिना, यानी बोलने की शक्ति के बिना। स्पीच से किसका ढंग जो है वह निराला है? तो देखो, इस पाठ में टोटल बालकृष्ण भट्ट 2 फायदा को काफ़ी बढ़िया से जिक्र किए हैं, वर्णन किया है, एक स्पीच और एक घरेलू बातचीत। और दोनों में ये फ़र्क निकाले हैं कि जो स्पीच है उसका उद्देश्य होता है सुनने वालों के मन में, ठीक है ना। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? सुनने वालों के मन में जोश एवं उत्साह पैदा कर देना, ठीक है ना। जबकि जो हमारी घरेलू बातचीत होती है मन रमाने का ढंग है, इसलिए स्पीच से जो है वह घरेलू बातचीत जो है वो क्या है? सबसे बढ़िया है, यानी उसका ढंग निराला है। तो यानी 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, स्पीच का उद्देश्य क्या है? तो स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश एवं उत्साह पैदा कर देना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है असल बातचीत, ठीक है ना। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसने कहा है? तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसने कहा है? एडिसन साहब ने। किसने कहा है? एडिसन साहब ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का, ठीक है ना, मनुष्य का जो गुण और दोष कैसे पता चलता है? ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि जो मनुष्य का जो गुण दोष पता चलता है, कैसे पता चलता है? तो बोलने से, ठीक है ना। कैसे पता चलता है? बोलने से। नहीं, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। इसलिए मनुष्य का गुण और दोष कैसे प्रकट हुआ, कैसे पता चला? तो बोलने से, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असल बातचीत, ठीक है ना। क्या चीज़ है? असल बातचीत। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? 2 व्यक्तियों में। ये बात किसने कहा था? तो एडिसन साहब ने। किसने कहा था? एडिसन साहब ने, ठीक है ना। एडिसन ने कहा था कि असल जो बातचीत होती है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने व्यक्तियों की बातचीत, ठीक है ना। कितने व्यक्तियों की बातचीत करने से जो आकृति है वह त्रिकोण बन जाती है? कैसी बन जाती है? त्रिकोण बन जाती है, ठीक है ना। तो कितने व्यक्तियों की बातचीत करने से आकृति त्रिकोण बन जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 या 4 से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाती है? तो 4 या 4 से अधिक लोगों की बातचीत जो है वो राम रमोल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? राम रमोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुख्यतः, ठीक है ना। मुख्यतः कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? तो आपको बताए थे कि जब 2 बात होगा तब तो असल बातचीत कहलाएगा। जब 3 आदमी की बातचीत होगी तो उसकी जो बात है वह नग सी अंगूठी में जम जाती है, या उसमें जो है वह समा जाती है। वहीं जब 4 व्यक्ति होंगे तो उसकी बातचीत राम रमोल कहलाएगी। लेकिन आपको बताए थे कि 6 कानों में, कितने कानों में? 6 कानों में, कि 6 कानों में पड़ी बात क्या होती है? तो वह खुल जाती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 कान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखो बूढ़ों की बातचीत कैसी होती है? तो आपको हम बातचीत के प्रकार में समझाए थे। अगर आप सारांश वाला वीडियो नहीं देखे हैं, संपूर्ण अर्थ नहीं देखे हैं, तो इस कमेंट बॉक्स के सबसे पहले ही तो आपको पिन कर दिया जाएगा, जाके उस वीडियो को देखकर तब इस सेट को बनाइएगा, सभी आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बूढ़ों की, ठीक है ना, यानी जो बूढ़े होते हैं उनकी बातचीत कैसी होती है, यानी उनकी बातचीत का प्रकरण क्या है? तो जो 2 बूढ़े रहते हैं जमाने की शिकायत करते हैं, 4 सच 10 झूठ बोलते हैं अपने बाबा आदम के समय की, नौजवानों की निंदा करते हैं, और उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है खोड़े, ठीक है ना। खोड़े दांत निकल कर कौन लड़ते हैं? तो आपको बताया थे कि जब 2 जो बुढ़िया होती है तो अपने बातचीत करते करते अंत में एक ऐसा समय आता है कि वो लगती है 2 मतलब खोड़े जैसे दांत निकल कर वह लड़ने, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि बात करने का हुनर, यानी बात करने का हुनर को हम लोग क्या कहते हैं? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ, ठीक है ना। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कह रहे कि बात करने का जो हुनर है वह कहाँ के लोगों में पाई जाती है, ठीक है ना। फिर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह कहाँ के लोगों में पाई जाती है? तो यूरोप के लोगों में, ठीक है ना। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। अगला क्वेश्चन है
कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है, यानी इसको अब इंग्लिश में कर दिया है। पहले तो बात करने का हुनर, अब है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में पाई जाती है, तो यूरोप के लोगों में जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है ना। रॉबिन्सन क्रूसो जो 16 वर्ष के उपरांत, यानी 16 वर्ष के जो बाद है, किसके मुख से एक बात सुनी, ठीक है। तो जो रॉबिन्सन क्रूसो है वह 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो वो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की पूर्ण शोभा किसमें है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की जो पूर्ण शोभा है वह किसमें है, तो काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। प्रपंचात्मक, ठीक है ना। प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा जो भारी आईना है वह क्या है, तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति। और ये कैसे रंग दिखाई करती है, नए नए, ठीक है ना। हमारी भीतरी जो मनोवृत्ति है वह कैसे रंग दिखाई करती है, नए नए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि हमारी भीतरी जो मनोवृत्ति है वो प्रतिक्षण, ठीक है ना, ये अलग रहेगा। प्रतिक्षण कैसे कैसे रंग दिखाई करती है, तो नए नए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुहृद गोष्ठी किसका नाम है। तो आपको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बताए थे कि यह एक बातचीत करने का हुनर है जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है, और इसमें चतुराई से, ठीक है ना, चतुराई से ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिसे सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग सुहृद गोष्ठी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चतुराई से बात करने को हम लोग क्या कहते हैं, सुहृद गोष्ठी कहते हैं, यानी इसी का दूसरा नाम है सुहृद गोष्ठी। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो आपको बताए थे कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यही है कि वो अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर ले जिससे वो खुद से बात कर ले, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अवाक होकर अपनों से बातचीत करना या फिर अपने खुद से बात करना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो वो बातचीत की शैली क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है, ठीक है ना। तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है, बोलने से। ये जो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, इसको किसने कहा था, तो जॉनसन ने। किसने कहा था, जॉनसन, यानी बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत से हमारा जो मन है, यानी चित्त जो है, मन कहे या फिर आप चित्त कहिए, ठीक है ना, हमारा जो चित्त है वह किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का एवं स्वच्छ, ठीक है ना। आपको एक पॉइंट बताए थे कल कि हमारे अंदर जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए जो है वो भाप बनकर बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हमारे मन में, ठीक है ना, हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह कैसे निकल जाता है। तो कैसे निकल जाता है, किस प्रकार निकल जाता है, किसके जरिए निकल जाता है, तो जो है बातचीत के जरिए, ठीक है ना। किसके जरिए, बातचीत के जरिए हमारे अंदर जो है कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह निकल जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह क्या बनकर निकल जाता है, तो वह जो आपका भाप बनकर निकल जाता है। क्या बनकर निकल जाता है, भाप बनकर निकल जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बतकही, ठीक है ना, यानी बिना काम का जो बात है, यानी जो बतकही है वो कैसे लोगों में होती है, तो वो अशिक्षित लोगों में होती है। कैसे लोगों में होती है, अशिक्षित लोगों में होती है। बातचीत के संबंध में एडिसन का क्या विचार है। तो आपको बताए थे कि देखो यहाँ पे एक ए नंबर ऑप्शन में है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो ये किसका कथन है, बेन जॉनसन का कथन है। यहाँ पे कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, तो ये किसका कथन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। अगला क्वेश्चन है मन रमाने का ढंग किसमें है। तो आपको बताए थे कि मन रमाने का ढंग किसमें है, तो बातचीत में। किसमें है, बातचीत में है। स्पीच में क्या है, तो वह मतलब जोश एवं उत्साह भर देना उसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में, ठीक है ना,
बातचीत के संबंध में जो बेन जॉनसन का क्या विचार था, तो बेन जॉनसन का विचार था बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है ना। ये असल बातचीत सिर्फ जो है वो दो व्यक्ति में, किसका विचार है, तो एडिसन का है। किसका विचार है, एडिसन का विचार है, ठीक है ना। याद रहेगा कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, किसका विचार है, एडिसन का है। बोलने से, देखो यहाँ पे बॉस से चालू हो रहा है, तो अब बेन जॉनसन लिखे तो ये भी आपका बॉस से चालू होगा, ठीक है ना। तो बोलने से तो बेन जॉनसन, असल बातचीत एडिसन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 16 वर्ष तक, ठीक है ना। 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को किसे नहीं मिला था, तो रॉबिन्सन क्रूसो को, ठीक है ना। किसको नहीं मिला था, रॉबिन्सन क्रूसो को। और 16 वर्ष के बाद किसके मुख से वह पहली बार बात सुनते हैं, तो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से, फ्राइडे के मुख से वह बात सुनते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को, या फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को, यहाँ पे किसी शब्द नहीं रहेगा, ठीक है ना, देखने को जो वह नहीं मिला था। कितने वर्षों तक, तो उनको 16 वर्षों तक, ठीक है ना। यानी रॉबिन्सन क्रूसो को जो है वह 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 16 वर्ष तक जो उनको मनुष्य मुख को देखने को नहीं मिला था, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 16 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना, ठीक है ना। मन में जो जोश और उत्साह पैदा कर देना किसका उद्देश्य होता है, तो ये आपका स्पीच का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। बातचीत क्या है, तो यह एक मन रमाने का ढंग है। क्या है, मन रमाने का ढंग है। 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, स्पीच का उद्देश्य होता है। 67 नंबर में कि बातचीत शीर्षक ललित निबंध में वाक्य शक्ति किन फायदों को बताया गया है। देखो वैसे फ़ायदा तो आपको बहुत सारे बताए गए, लेकिन सबसे जो विशेष चर्चा किया है वह किस पर चर्चा किया गया, तो स्पीच और बातचीत पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था, तो देखो बॉस से चालू हुआ, तो बॉस से बेन जॉनसन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बेन जॉनसन। इन ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बेन जॉनसन ने कहा था। और एडिसन क्या कहा था, तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका रहा पूरा पहला चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इतना आप 68, ठीक है ना, कितना क्वेश्चन, 68। ये आप 68 क्वेश्चन को देख लीजिए, पहला चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अगर इसके हम प्रमुख अगर रचना की बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट का, तो आप 100 सुजान, एक अजान 100 सुजान याद रखिएगा, ठीक है ना। उसका शरीर का विकट खेल याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे आप याद नहीं देखे होंगे तो आप जाकर जो है वह कल का वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें लेखक परिचय पूर्ण रूप से कराया गया है। और उस वीडियो को देखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल